हेलो एवरीवन। कल मेरा टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम था। मैं बता देती हूँ अपने बारे में आपको थोड़ा सा। मेरा नाम शिवाली अनामी आहूजा है। ये 24 आई थिंक 23 या 24 में जो हमने एग्ज़ाम्स भरे थे वो अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, धीरे धीरे शेड्यूल हो रहे हैं। DSSS भी अब डेट्स आ रही हैं एग्ज़ाम्स की। तो कल मेरा 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम था। टीजीटी के सब्जेक्ट से मेरे हिंदी एंड SST, तो मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था। तो अगर मैं एग्ज़ाम रिव्यू की बात करूँ आप लोगों से कि एग्ज़ाम कैसा आया था, इजी था, डिफ़िकल्ट था, तो DSSS के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका लेवल थोड़ा हाई ही रहता है। तो अगर मैं बात करूँ इस बार के एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम मीडियम था, ना ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पार्ट ए और पार्ट बी में एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ था। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये हमारे 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 20 मार्क्स ईच, 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम रहता है, 1 आवर में आपको करना होता है। और फर्स्ट पार्ट कैसा आया तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की और हिंदी की, तो इंग्लिश और हिंदी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, नॉर्मल भी आप अगर पढ़ के जाते हैं, मान लो अगर आपको पता है 15 दिन पहले आपका एग्जाम है और अगर आप 2-3 दिन में भी तैयारी करते हो तो आप आराम से क्रैक कर सकते थे। ये जैसे हम पढ़ते जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो हम जैसे इंग्लिश और हिंदी की डेली यूजेस के वाक्य आए थे। हिंदी की बात करूं अगर मैं, तो नॉर्मल था एग्जाम, मतलब अगर कोई बच्चा ने अच्छे से पढ़ा हो, थॉरली पढ़ा हो, तो 20 आउट ऑफ 20 वो आराम से ले सकता था। बिल्कुल मैं कह सकती हूँ हलवा था। इंग्लिश और हिंदी बहुत ईजी थे अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो, बट अगर आपने नहीं टच कर रखा काफी टाइम से तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अदरवाइज अगर किसी ने ना भी पढ़ा हो ना तो वो भी 10 से 12 नंबर आराम से ला सकता था। इजी था एग्जाम इंग्लिश और हिंदी का। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो वो लेंदी थे, सॉल्व हो रहे थे बट वो बहुत ही लेंदी वे में हो रहे थे, उनको सॉल्व करने में टाइम जा रहा था। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो रीजनिंग में मैंने फर्स्ट 20 मिनट्स ले लिए थे 1 आवर में, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो रही थी। इजी था बट लेंदी था, हाई था थोड़ा सा। उनका जो लेवल होता है टीजीटी वालों का मैथ्स का, वो थोड़ा सा हाई रहता है। रीजनिंग का भी थोड़ा सा हाई था लेवल। डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे मैथ्स की। अगर मैं बात करूं डाटा DI के क्वेश्चन थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमेशा रहता है। फाइंड द नंबर, व्हाट इज द नंबर, HCF LCM के क्वेश्चंस थे। और इस बार वो भी था, सिंप्लीफिकेशन भी थी। इस तरह से हर तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। और अगर मैं बात करूं अपना रीजनिंग की, तो रीजनिंग लेंदी थी। लाइक रिलेशनशिप पे हमेशा क्वेश्चन आता है, उसके बाद सर्कल, डायरेक्शंस, इन सब पे क्वेश्चंस आ रखे थे। और इसके बाद जीके एक आपको पता ही है, सबको पता है जीके बहुत ही वास्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट SST है लाइक मेरा, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है क्योंकि आप सब कुछ पढ़ते हो, क्योंकि आर्टिकल्स के क्वेश्चन पूछ रखे थे उसमें, ठीक है, आर्टिकल्स पूछ रखा था। और फंडामेंटल राइट्स एंड दिस एंड दैट ये सब पूछ रखा था। पॉलिटी में से काफी क्वेश्चन आए हुए थे। करंट अफेयर 2023 2023, 24 एंड 25 तीनों ईयर्स के पूछ रखे थे। तो आप करंट अफेयर्स के बारे में तो ये कह ही नहीं सकते कि कहाँ से आ रहा है। तो जीके इज अ वास्ट टॉपिक। तो जीके में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। तो जीके तो अगर आप लिसनर अच्छे हो, कहीं से भी कुछ भी चलते फिरते सुन ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, तो आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है जीके में। तो जीके तो ये था मेरा रिव्यू फर्स्ट पार्ट का। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं हिंदी में, तो इस बार ही मैंने जो पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखा वो ये था कि मैच द फॉलोइंग्स आ रखे थे। और मैच द फॉलोइंग्स में ऑथर एंड उनकी बुक्स दे रखी थी और उनका ईयर भी पूछा हुआ था, जो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कम। और उसके मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन पूछ रखे थे ईयर में से। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, जो भी तैयारी कर रहे हैं SST की अब स्पेशली, तो वो ईयर जरूर लर्न कर लें। SST में तो लर्न करना ही पड़ता है, लेकिन स्पेसिफिकली ईयर लर्न कर लें। जैसे इस डेट को ही हुआ था, क्योंकि उसमें मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा थे। तो मैं खुद अब इस पे देखने वाली हूँ कि हम ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था। बट अब मुझे लग रहा है कि उसकी हर एक डेट भी याद करनी पड़ेगी कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे हुआ था, ताकि वहां पे अगर डेट भी पूछी जा रही है तो हम लोगों को ये ना लगे यार काश हम ये भी पढ़ लेते तो ठीक रहता। तो ये डेट्स के क्वेश्चन थे, ईयर्स के क्वेश्चन थे, जैसे ईयर पूछ रहे थे, डेट्स मीन्स ईयर पूछ रहे थे। और
इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। करेक्ट वाक्य को करेक्ट करने वाले क्वेश्चन आए थे। लाइक मैं खाऊंगी तो इसका परफेक्ट क्या होगा, मैं खा रहा हूँ, मतलब बहुत 4 ऑप्शन थे, उसमें एक करेक्ट ऑप्शन था, आपको चूज। उसके कई क्वेश्चन आ रखे थे, वो काफी इजी भी था। मेथडोलॉजी से, जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी, उसके 10 क्वेश्चन आए हुए थे। वो काफी इजी क्वेश्चन थे, कोई भी क्रैक कर सकता है। अगर आपने सीटेड क्रैक किया हो तो वो आपके लिए क्रैक करना, वो 10 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान था, क्योंकि वो मेरे लिए तो हलवे क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं पीआरटी की भी तैयारी कर चुकी हूँ, सीटेड भी क्लियर है मेरे, तो मेरे लिए तो वो सीटेड तो सबके क्लियर होंगे जो भी DSSS भी दे रहा है, तो वो तो हलवा था। 10 क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, वो तो कोई भी क्रैक कर सकता था अगर उन्होंने पेडागोजी अच्छे से पढ़ी हो, अगर उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ी हो तो वो आराम से कर सकते थे। तो अच्छा था मेरे ओवरऑल। अगर मैं बात करूँ एग्जाम की, तो अगर किसी ने थॉरली और अच्छे से अपना एग्जाम दिया हो तो वो आराम से क्लियर कर सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो मेरे लिए वो एग्ज़ाम एक मीडियम लेवल का एग्ज़ाम था। दिस इज़ ऑल अबाउट माय येस्टरडेज एग्ज़ाम रिव्यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ पढ़ने के लिए, इस एज में मैं अगर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, इस एज में मतलब 30 ज़्यादा एज नहीं होती है, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप एक फ्लो में होते हैं ना पढ़ने के, जैसे आप कॉलेज में हो और आप पढ़ते जा रहे हो, आप अपने मतलब वो कैसे बैचलर फेज में हो और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पढ़ना इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। दिस इज द बेस्ट फेज, आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज द बेस्ट फेज। आप जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लो, आपको रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ना जब मैं अपनी डिग्रीज देखती थी ना, मुझे बहुत रोना आता था। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, सीटेड, बोथ सीटेड क्लियर, डाइट एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम दिल्ली। एक कहते हैं ना बहुत ही मेरिट वाला बच्चा, वो थी मैं। और अब जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना कि लाइक एवरीबडी इज डूइंग समथिंग एंड आई एम सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, मतलब वही घर के काम है ना, बच्चों को संभालना, वो सब करते हैं मुझे पता है, लेकिन वो अच्छा मतलब वो कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे होकर भी मतलब मुझे रिग्रेट होता है, काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेती। मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने अपना पढ़ना नहीं छोड़ा होता। गाइज, पढ़ना एक ऐसी चीज़ है ना, किसी को नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे इतना सा भी टाइम मिले ना, आपको पढ़ो, क्योंकि ना ये पढ़ाई मतलब कभी दगा नहीं देगी आपको, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी ये पढ़ाई। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी जितनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो अगर मैं आपको इतना सा भी मोटिवेट करती हूँ, इंस्पायर हो रहे हो आप मेरी जर्नी से, आपको अच्छा लग रहा है मुझे देखना, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू DSSB, TGT, हिंदी एंड SST, मैं कैसे तैयारी करूँ, कैसे, वो वाली वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे मैं अपने हैंडमेड नोट्स प्रिपेयर करती हूँ और किस तरह से मैं पढ़ती हूँ, छोटा टाइम में कैसे निकालती हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपको मेरे शायद ब्लॉग्स भी देखने को मिलें कि मैं कैसे अपना इतना भी टाइम निकाल के पढ़ रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ ट्विन बॉयज मॉम। मेरे 2 बच्चे हैं और वो भी ट्विन्स, उनको एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, और उस रिग्रेट में नहीं जाना चाहती कि मैंने मेहनत भी नहीं करी। इट्स ओके, जो टाइम निकल गया वो मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, बट ये जो टाइम है, जितना भी समय मेरे पास है, जितनी भी एज मेरे पास है, मैं मेहनत करके अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहती हूँ जो मैं कभी देखती थी। मैं अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरा ड्रीम था एक गवर्नमेंट जॉब लेना, तो मुझे वो लेना है। एनी हाउ, आई डोंट नो हाउ, बट मुझे लेना है, मुझे इतना पता है मुझे लेना है। उसके लिए मुझे दिन जागना पड़े, रात जागना पड़े, टाइम निकालना पड़े, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं हाउस वाइफ को स्पेशली। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम होप ही कर सकते हैं, बेस्ट की मेहनत कर सकते हैं, वो मैं कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी इंस्पायर की हो, करे। Thank you so much for your support, love. Bye.